नमस्कार। आज हम स्टीफन कॉवी की बहुत ही प्रभावशाली किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके कुछ खास हिस्सों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये वो किताब है जिसने सही में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। हमारा मकसद है कि इस किताब की जो विचार हैं उनकी गहराई में जाएं और उन मुख्य सिद्धांतों को समझें जो हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में ज़्यादा असरदार बना सकते हैं, और वो भी लंबे समय तक टिकने वाले तरीके से। हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं जो कॉवी के दर्शन की उसकी नींव रखते हैं। तो आज हम इन हिस्सों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। वो आहा वाले पल ढूंढेंगे जो शायद प्रभावशीलता को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। कॉवी देखिए, शुरुआत में ही एक बड़ा फर्क बताते हैं। चरित्र नैतिकता, जिसे वो कैरेक्टर एथिक कहते हैं, और व्यक्तित्व नैतिकता यानी पर्सनैलिटी एथिक। इन दोनों के बीच का फर्क। हाँ। चरित्र नैतिकता जो है वो ईमानदारी, साहस, न्याय जैसे बुनियादी उसूलों पर टिकी है, और दूसरी तरफ व्यक्तित्व नैतिकता है जो बाहरी छवि, तकनीक और जल्दी नतीजे पाने पर उस पर जोर देती है। और ये फर्क बहुत बहुत अहम है। कोवी असल में बताते हैं कि पिछले लगभग 50 सालों में सफलता पर जो किताबें या बातें हुई हैं, वो ज्यादातर व्यक्तित्व नैतिकता पर ही केंद्रित हो गई हैं। मतलब अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, पॉजिटिव सोचना। हाँ, जबकि उससे पहले के करीब 150 साल वो चरित्र नैतिकता पर ज्यादा जोर देते थे। उन्होंने अपना अपना खुद का अनुभव भी इसमें बताया है। जब वो अपने बेटे के साथ कुछ मुश्किलों से जूझ रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो अनजाने में ये व्यक्तित्व नैतिकता का इस्तेमाल कर रहे थे। वो इस बात की ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि भाई दूसरे लोग क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि असल समस्या की जड़ क्या है। उनकी सारी कोशिशें, वो कहते हैं, ऊपरी थी। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि सिर्फ बाहरी बर्ताव या तकनीक बदलने की कोशिशें वो अक्सर नाकाम क्यों हो जाती हैं, अगर अंदर का चरित्र, अंदर की नीयत सही न हो तो। हाँ, जैसे खेत में होता है ना, आप सिर्फ नई तकनीक ले आए, उससे फसल नहीं उगेगी। आपको बीज बोना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, देखभाल करनी होगी। इसी को कोवी फसल का नियम या लॉ ऑफ द हार्वेस्ट कहते हैं। अच्छा। सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। चरित्र वही बुनियाद है। सच्ची प्रभावशीलता उसी पर टिकती है। यहीं से, इसी बुनियाद से कोवी प्रतिमान या पैराडाइम के विचार पर आते हैं। यह है दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारे दिमाग के नक्शे। और कई बार बात यह है कि ये नक्शे ही गलत होते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो शिकागो और डेट्रॉइट वाले नक्शे का उदाहरण बड़ा अच्छा देते हैं। सोचिए, आप शिकागो जाना चाहते हैं, पूरी तैयारी है, पर आपके हाथ में गलती से डेट्रॉइट का नक्शा आ गया है। अब आप कितनी भी तेजी से गाड़ी चला लें, कितना भी सकारात्मक सोच लें, आप शिकागो नहीं पहुंचेंगे। पहले नक्शा सही होना चाहिए। सही बात है। और ये सिर्फ हमारे बर्ताव या रवैये की बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी हमारे नजरिए की बात है। कोवी वो युवा महिला, बूढ़ी महिला वाली तस्वीर का उदाहरण भी तो देते हैं ना। हाँ हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। एक ही तस्वीर में दो अलग-अलग लोग पूरी तरह से अलग-अलग चीजें देख सकते हैं और दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारे जो अनुभव है, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, वो सब हमारे नजरिए को रंग देती है। और जब हमारा ये नजरिया अचानक बदलता है ना, जब हमें चीजें बिल्कुल नए ढंग से दिखती हैं, उसी को प्रतिमान बदलाव या पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। वो आहा वाला मोमेंट। हाँ, वो आहा मोमेंट। और ये किसी छोटे मोटे बदलाव से कहीं ज्यादा गहरा असर डालता है। ये ऐसा है जैसे जड़ पर वार करना, पत्तियों पर नहीं। बिल्कुल। और ये जड़ें ये जुड़ी हैं सिद्धांतों से, प्रिंसिपल से। चरित्र नैतिकता इसी विचार पर आधारित है कि कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो इंसानी असरदारिता को, इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे ईमानदारी, न्याय, मानवीय गरिमा, सेवा, गुणवत्ता। अच्छा। ये गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक नियम है। हम चाहें तो इन्हें नजरअंदाज कर दें, पर हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। इनका असर तो होगा ही। ये सिद्धांत जो हैं, ये असलियत है, टेरिटरी है। जबकि हमारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज या हमारे प्रतिमान हैं, वो हमारे नक्शे हैं, मैप्स। जब हमारे नक्शे इन सिद्धांतों से मेल खाते हैं, तभी हम सही दिशा में होते हैं। सिद्धांत हमें एक मजबूत केंद्र देते हैं जो पैसा, शोहरत या रिश्तों जैसे बदलते हुए केंद्रों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ये हमें स्थायी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति देते हैं। तो इन सिद्धांतों और सही प्रतिमानों की बुनियाद पर कोवी फिर 7 आदतें बताते हैं। अच्छा, आदत क्या है ये भी समझना जरूरी है। हाँ। ये 3 चीजों का संगम है: ज्ञान,
मतलब क्या करना है और क्यों करना है, कौशल यानी कैसे करना है, और इच्छा उसे करने की चाहत। तीनों मिलेंगे तभी आदत बनेगी। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी आना चाहिए और करने का मन भी होना चाहिए। सही कहा। और ये आदतें हमें एक सफर पर ले जाती हैं जिसे कोवी परिपक्वता सातत्य या मैच्योरिटी कंटिन्यूअम कहते हैं। मैच्योरिटी कंटिन्यूम, हाँ। हम निर्भरता से शुरू करते हैं, डिपेंडेंस, जो तुम पर आधारित है। फिर हम स्वतंत्रता हासिल करते हैं, इंडिपेंडेंस, जो मैं पर आधारित है। और आखिरकार हम पहुंचते हैं अन्योन्याश्रिता तक, इंटरडिपेंडेंस, जो हम पर आधारित है। इंटरडिपेंडेंस यानी मिलकर काम करना। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि अन्योन्याश्रयता, इंटरडिपेंडेंस, ये स्वतंत्रता से भी आगे की ज्यादा परिपक्व अवस्था है, जहां हम समझते हैं कि अकेले चलने से ज्यादा मिलकर काम करने से कहीं ज्यादा हासिल होता है। तो जो पहली 3 आदतें हैं वो हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। इनको निजी विजय या प्राइवेट विक्ट्री कहा गया है। प्राइवेट विक्ट्री। हाँ। और आदतें 4, 5 और 6 ये सार्वजनिक विजय यानी पब्लिक विक्ट्रीज से जुड़ी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे काम करें, कैसे इंटरडिपेंडेंट बने, और 7वीं आदत वो इन सब को बनाए रखने और बेहतर करने के लिए है। और यहीं पे एक बहुत बहुत ही जरूरी सिद्धांत आता है, PPC संतुलन का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत मजेदार है। PPC बैलेंस। P यानी प्रोडक्शन, उत्पादन, मतलब जो नतीजे हमें चाहिए, जैसे सोने के अंडे। और PC यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, उत्पादन क्षमता, यानी वो साधन जिससे नतीजे मिलते हैं, जैसे सोने के अंडे देने वाली हंस। हाँ, वो कहानी। कोवी कहते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता, सच्ची इफेक्टिवनेस इन दोनों के बीच संतुलन साधने में है। अगर आप सिर्फ P पर यानी नतीजों पर, सुनहरे अंडों पर ध्यान देंगे और PC की यानी हंस की देखभाल नहीं करेंगे, उसे भूखा रखेंगे, तो क्या होगा? अंडे मिलना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है, चाहे वो कोई मशीन हो, हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हों, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान भी। क्षमता बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना नतीजे हासिल करना। एकदम सही। और इसी गहरी समझ के साथ पहली आदत आती है, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने। ये इस विचार पर आधारित है कि हम इंसान होने के नाते हम में आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस। हम सिर्फ बाहरी घटनाओं यानी स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स नहीं करते, बल्कि उन दोनों के बीच में हमारे पास चुनाव करने की आजादी है। वो विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण देते हैं जो बहुत शक्तिशाली है। नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप की उन भयानक परिस्थितियों में भी उन्होंने महसूस किया कि ठीक है, उनकी बाहरी आजादी तो छीनी जा सकती है, पर उनकी आंतरिक आजादी, हाँ, ये चुनने की आजादी कि वो इन हालात का सामना कैसे करेंगे, वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। यही प्रोएक्टिविटी का सार है। जो लोग प्रतिक्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव, वो हालात से, मौसम से या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे चलते हैं। हाँ, उनकी भाषा भी वैसी होती है। बिल्कुल, उनकी भाषा होती है, मैं क्या कर सकता हूँ, अरे मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। जबकि प्रोएक्टिव लोग वो अपने चुने हुए मूल्यों के आधार पर काम करते हैं। उनकी भाषा होती है, मैं चुनता हूँ, मैं ये करूँगा। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। कोवी इसमें चिंता के दायरे, सर्कल ऑफ कंसर्न, और प्रभाव के दायरे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात भी करते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये रिएक्टिव लोग हैं, वो अपना वक्त और ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जो उनके चिंता के दायरे में तो हैं, पर प्रभाव के दायरे में नहीं, मतलब जिन पर उनका कोई बस नहीं चलता। और नतीजा, वो और निराश होते हैं। बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के दायरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीजें जिन पर वो सच में कुछ कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, उनका प्रभाव का दायरा धीरे धीरे बढ़ता है। और प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप आक्रामक हो जाएं या धक्का मुक्की करें, नहीं। इसका मतलब है पहल करना, जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों को मानना और उनसे सीखना, वादे करना और उन्हें निभाना। ये सब प्रोएक्टिविटी के हिस्से हैं। इसके बाद आती है आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ये बिल्कुल साफ कर लें कि आप आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। कोवी तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने अंतिम संस्कार की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें। ये थोड़ा गहरा है, पर ये हमें अपनी सबसे गहरी कदरों को, वैल्यूज को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल। और ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर चीज 2 बार बनती है। 2 बार कैसे? पहली बार दिमाग में,
एक मानसिक रचना होती, फर्स्ट क्रिएशन, और दूसरी बार हकीकत में भौतिक रचना, सेकंड क्रिएशन। जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है। अच्छा, हाँ। अगर हम अपने जीवन की मानसिक रचना, यानी हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, ये पहले तय नहीं करते, तो हम बस बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से बहते चले जाते हैं। यहीं पर वो नेतृत्व और प्रबंधन का फर्क भी समझाते हैं। हाँ, बहुत जरूरी फर्क है ये। हाँ। नेतृत्व है ये तय करना कि कौन सी मंजिल सही है, ये पहली रचना है, जबकि प्रबंधन है उस मंजिल तक कुशलता से पहुंचना, ये दूसरी रचना है। वो जंगल में रास्ता साफ करने वाली टीम का उदाहरण देते हैं ना। हाँ हाँ, नेता वो है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कहता है, अरे हम गलत जंगल में हैं, और प्रबंधक वो है जो नीचे रास्ता साफ करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने में लगा है। तो दोनों जरूरी हैं, पर नेतृत्व पहले आता है, दिशा सही होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस आदत को अमल में लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है अपना व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य लिखना, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये एक तरह का आपका निजी संविधान है जो आपके बुनियादी मूल्यों और जीवन के मकसद को बयान करता है। ये आपको एक सिद्धांत आधारित दिशा देता है ताकि आप किसी भी स्थिति में, मुश्किल वक्त में भी सही फैसला ले सकें। और ये मिशन वक्तव्य तब ज्यादा प्रभावी होता है जब ये सिद्धांतों पर आधारित हो, न कि किसी अस्थिर केंद्र पर। जैसे कोवी बताते हैं, लोग कभी पैसे को केंद्र बना लेते हैं, कभी परिवार को, कभी काम को, कभी खुद को ही। हाँ, और इन सब केंद्रों की अपनी कमजोरियां हैं। सिद्धांत ही सबसे मजबूत नींव है। अब अगर हमने तय कर लिया है कि प्रोएक्टिव बनना है, वो थी आदत 1, और हमारी दिशा क्या है, हमारा अंत क्या है, वो थी आदत 2, तो सवाल उठता है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, प्रैक्टिकल कैसे बने। हाँ, एक्शन में कैसे लाएं। यहीं आती है आदत 3, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये है प्रभावी स्व प्रबंधन के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट। इसके लिए कोवी वो समय प्रबंधन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत मशहूर है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। जी हाँ, इसमें कामों को 2 आधार पर बांटा जाता है। एक तो वो कितने जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट, और दूसरे वो कितने अत्यावश्यक हैं, अर्जेंट। इससे 4 खाने या क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आई में वो काम आते हैं जो जरूरी भी हैं और अत्यावश्यक भी, जैसे कोई संकट आ गया, कोई एकदम नजदीक की डेडलाइन। क्वाड्रेंट 2 में वो काम है जो जरूरी तो है पर अत्यावश्यक नहीं, जैसे रोकथाम के काम, रिश्ते बनाना, योजना बनाना, नई अवसरें तलाशना, सीखना। हाँ, ये लंबे समय के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। क्वाड्रेंट 3 में वो काम है जो अत्यावश्यक तो लगते हैं पर असल में जरूरी नहीं होते, जैसे कई बार बेवजह की रुकावटें, कुछ मीटिंग्स, दूसरों के एजेंडा। और क्वाड्रेंट 4? वो ना जरूरी है ना अत्यावश्यक, बस वक्त बर्बाद करने वाले काम। तो कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग कहाँ फंसे रहते हैं? ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट आई और 3 में फंसे रहते हैं। या तो आग बुझाने में लगे रहते हैं, क्वाड्रेंट आई, या फिर उन चीजों में उलझे रहते हैं जो शोर तो बहुत मचाती हैं, क्वाड्रेंट 3, पर असल में उनके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं होती। लेकिन जो प्रभावी लोग हैं वो अपना ध्यान, अपना फोकस क्वाड्रेंट 2 पर रखते हैं। अच्छा, जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं। हाँ, वो योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, रिश्तों में निवेश करते हैं, अपनी सेहत का, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखते हैं, यानी वो पीसी, उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप क्वाड्रेंट 2 में ज्यादा वक्त बिताते हैं तो क्वाड्रेंट आई के संकट अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि आप पहले से तैयार होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेंट 2 के जरूरी कामों के लिए वक्त निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को ना कहना सीखना होगा, भले ही वो कितनी भी अर्जेंट लगे। बिल्कुल। और ये ना कहना तभी आसान होता है जब आपके अंदर एक बड़ी हाँ जल रही हो, अपने मिशन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता। इसी आदत में वो प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन की बात भी करते हैं, दूसरों को काम सौंपना। हाँ, और ये भी बहुत शक्तिशाली तरीका है अपनी क्षमता बढ़ाने का। लेकिन इसमें भी 2 तरीके बताते हैं। एक है गोफर डेलीगेशन। गोफर डेलीगेशन। हाँ, जिसमें आप बस ये बताते हैं कि जाओ ये करो, जाओ वो लाओ। इसमें आप तरीकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा है स्ट्यूवर्डशिप डेलीगेशन। स्ट्यूवर्डशिप डेलीगेशन। इसमें आप सामने वाले को जिम्मेदारी सौंपते हैं, उन्हें जरूरी संसाधन देते हैं और नतीजों पर सहमत होते हैं। तरीका काफी हद तक उन पर छोड़ते हैं। ये विश्वास पर आधारित है और ये सामने वाले की क्षमता को भी बढ़ाता है। यहाँ तक हमने निजी विजय की बात की। आदत 1, 2 और 3 खुद को बेहतर बनाने की,
अब हम सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6, जहां हम सीखते हैं कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे काम करें। इंटरडिपेंडेंस की ओर। हाँ, और यहाँ भी वो पीपीसी संतुलन वाला सिद्धांत लागू होता है। बस यहाँ पीसी का मतलब है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, रिश्ते ही वो हंस हैं जो सहयोग और सिनर्जी के सुनहरे अंडे देते हैं। अगर रिश्ते मजबूत नहीं होंगे तो सहयोग भी नहीं होगा। इसे समझाने के लिए कोवे भावनात्मक बैंक खाते का रूपक इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल बैंक अकाउंट। हाँ, ये बहुत अच्छा रूपक है। हर रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो, सहकर्मी का हो या बच्चों के साथ हो, हमारा एक भावनात्मक खाता होता है। और उसमें जमा और निकासी होती है। हाँ, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे विश्वास बढ़ता है, जैसे वादा निभाना, ध्यान से सुनना, मदद करना, तो हम उस खाते में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और जब विश्वास तोड़ते हैं, तब निकासी होती है, विथड्रॉवल, जैसे वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, अनादर करना। मजबूत रिश्तों के लिए जरूरी है कि इस खाते में ऊंचा बैलेंस हो, विश्वास का बैलेंस। और जमा करने के कई तरीके बताते हैं कोवे, जैसे सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करना। हाँ, ये सबसे बड़ा डिपॉजिट है शायद। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, वादे निभाना, उम्मीदें शुरू में ही स्पष्ट कर देना ताकि बाद में गलतफहमी ना हो। ईमानदारी दिखाना, खासकर तब जब कोई मौजूद ना हो। और सबसे जरूरी, जब आपसे कोई निकासी हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो बिना शर्त ईमानदारी से माफी मांगना। ये छोटे छोटे जमा धीरे धीरे विश्वास की एक बड़ी पूंजी बना देते हैं। बिल्कुल। और इसी मजबूत विश्वास की नींव पर आदत 4 टिकी है। जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। विन विन, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक दिल की आवाज है। ये मानती है कि जिंदगी सिर्फ एक मुकाबला नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। नहीं, ये सहयोग का मैदान है। तो इसमें हम हमेशा ऐसे समाधान ढूंढते हैं जिनसे सबका फायदा हो। कोशिश यही रहती है, क्योंकि दूसरे नजरिए भी तो है ना। जीत हार, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, ये बहुत आम है। हाँ, कंपटीशन वाला माहौल। फिर है हार जीत, लूज विन, तुम जीतो भले ही मैं हार जाऊं। इसमें आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। और हार हार। जब दो जीत हार वाले लोग आपस में टकराते हैं तो अक्सर नतीजा हार हार होता है। बदला लेने की भावना। और एक है सिर्फ जीत, मुझे बस अपनी जीत से मतलब है, तुम्हारा क्या होता है मुझे परवाह नहीं। तो कोवी कहते हैं कि जब लोग एक दूसरे पर निर्भर हों, इंटरडिपेंडेंट हो, तो लंबे समय में सिर्फ जीत जीत का नजरिया ही कामयाब होता है, बाकी सब रिश्ते खराब करते हैं। हाँ, और अगर कभी जीत जीत वाला समाधान मिले ही ना, तो एक और बढ़िया विकल्प है जीत जीत या कोई सौदा नहीं, विन विन और नो डील। विन विन और नो डील मतलब ये कि अगर हम बातचीत करके ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते जिससे दोनों पक्षों को लगे कि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी जीत हुई है, तो बेहतर है कि हम उस सौदे या काम को करें ही नहीं। कम से कम रिश्ता तो खराब नहीं होगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, और जीत जीत सोचने के लिए चरित्र में कुछ खास बातें होनी चाहिए। ईमानदारी, परिपक्वता जिसमें साहस और विचारशीलता दोनों का संतुलन हो, और प्रचुरता मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी। एबंडेंस मेंटालिटी मतलब ये विश्वास कि सबके लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है। बिल्कुल, ये सोच कि अगर तुम जीतोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार जाऊंगा। सबके लिए पर्याप्त सफलता, खुशी, संसाधन है। ठीक है। अब मान लीजिए हम जीत जीत सोचना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की जरूरतें क्या हैं, उनकी जीत किस में है, ये पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर आदत 5 आती है, जो शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है, पर सबसे जरूरी भी। कौन सी? पहले समझने की कोशिश करे, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ओह हाँ, हमारी आम आदत तो इसके बिल्कुल उलट होती है। है ना? हाँ, हम पहले अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं, दूसरे को जांचना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं। हम सुनते भी हैं तो अक्सर जवाब देने की तैयारी करते हुए सुनते हैं, सच में समझने के इरादे से नहीं। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण श्रवण कहते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग। हाँ, एम्पैथिक लिसनिंग, इसका मतलब है सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना, उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना, उनके जूते में पैर डालकर देखना। वो डॉक्टर वाला उदाहरण देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बिना जांच किए, बिना बीमारी समझे सीधे दवा नहीं लिख सकता। बिल्कुल, अगर वो ऐसा करे तो आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। सही बात है। वैसे ही हम बिना दूसरे को समझे उसे सलाह या समाधान कैसे दे सकते हैं? वो पिता और किशोर बेटे की बातचीत का उदाहरण भी तो है। हाँ, जहाँ पिता लगातार बेटे को लेक्चर दे रहा है, सलाह दे रहा है, मूल्यांकन कर रहा है,
जबकि बेटा सिर्फ ये चाहता है कि कोई बस उसकी बात सुन ले, उसे समझ ले। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का मतलब है कि आप अपनी पूरी तवज्जो दें, उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराएं, सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को भी पहचानें और उसे व्यक्त करें। जैसे, लगता है आप इस बात से बहुत निराश हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, कोई मुझे समझ रहा है। हवा मिलती है, साइकोलॉजिकल एयर, वो सुरक्षित महसूस करते हैं और तब वो ज्यादा खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। और जब आप किसी को सच में समझ लेते हैं, तब आपकी बात में वजन आता है, तब आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। तब वो ईथोस, पाथोस, लोगोस वाला क्रम काम करता है। पहले विश्वास और सहानुभूति, फिर तर्क। एकदम सही। और जब हम जीत जीत सोचते हैं, वो थी आदत 4, और दूसरों को गहराई से समझते हैं, आदत 5, तो हम आदत 6 के लिए तैयार हो जाते हैं। सिनर्जी पैदा करें, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि संपूर्ण के हिस्सों के योग से बड़ा है, यानी 1 + 1 = 3 या 4 या 10। हाँ, ये तब होता है जब लोग मतभेदों का सम्मान करते हैं, उन्हें बोझ नहीं बल्कि ताकत समझते हैं। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकतें मिलती हैं तो कुछ नया, कुछ बेहतर बनता है। ऐसे समाधान निकलते हैं जो शायद अकेले कोई सोच भी नहीं पाता। ये रचनात्मक सहयोग की, क्रिएटिव कोऑपरेशन की सबसे ऊंची अवस्था है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि हमेशा आसान हो। इसमें थोड़ी अनिश्चितता होती है, क्योंकि आप पहले से नहीं जानते कि नतीजा क्या निकलेगा। पर जब ये होता है तो नतीजे अक्सर कमाल के होते हैं। वो पति पत्नी वाला उदाहरण याद है, जिन्हें छुट्टी पर जाना था? हाँ हाँ, पति को मछली पकड़ने जाना था, पत्नी को अपनी बीमार माँ से मिलने जाना था। अगर वो समझौता करते तो शायद दोनों थोड़े थोड़े नाखुश होते, आधा टाइम यहाँ आधा वहाँ। पर जब उन्होंने सिनर्जी का रास्ता अपनाया, एक दूसरे की जरूरत को गहराई से समझा, आदत 5 का इस्तेमाल करके और जीत जीत आदत 4 की सोची, तो उन्हें एक तीसरा कहीं बेहतर विकल्प मिला। शायद पास में ही कोई ऐसी जगह मिल गई जहां माँ भी आ सकती थी और मछली पकड़ने की सुविधा भी थी। हाँ, जिससे दोनों की गहरी जरूरतें पूरी हुई। ये है सिनर्जी। इसके लिए ऊंचे दर्जे का विश्वास, इमोशनल बैंक अकाउंट और सहयोग की इच्छा चाहिए, जो पिछली सारी आदतों से बनती है। ये मतभेदों को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक अवसर के तौर पर देखती है। और आखिर में इन सभी 6 आदतों को साधने के बाद उन्हें बनाए रखने और लगातार बेहतर होने के लिए आती है आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ, ये खुद के नवीनीकरण की, रिन्यूअल की आदत है। ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति यानी हम खुद उसकी देखभाल करने के बारे में है। जैसे लकड़हारे को लगातार अपनी आरी तेज रखनी पड़ती है, वैसे हमें भी खुद को तेज रखना पड़ता है। कॉवी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के 4 मुख्य आयामों का लगातार नवीनीकरण करना चाहिए, 4 डायमेंशंस। जी, पहला है शारीरिक आयाम, फिजिकल, यानी व्यायाम करना, सही खाना पीना, पर्याप्त आराम करना। दूसरा है मानसिक आयाम, मेंटल, यानी अपना दिमाग तेज रखना, पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, योजना बनाना। तीसरा है सामाजिक भावनात्मक आयाम, सोशल इमोशनल, यानी अपने रिश्तों को सींचना, दूसरों को समझना, आदत 5, सहयोग करना, आदत 4 और 6, सेवा करना। और चौथा है आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल। ये धर्म से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी। इसका मतलब है अपने मूल्यों से जुड़ना, अपने जीवन के मकसद को याद रखना। ये ध्यान से हो सकता है, प्रकृति में समय बिताने से, अच्छे साहित्य या संगीत से, या सेवा करने से। तो ये वही पीपीसी संतुलन है, पर इस बार ये हमारे अपने ऊपर लागू होता है। हम खुद ही वो हंस हैं। बिल्कुल। अगर हम अपनी आरी तेज नहीं करेंगे, यानी खुद का नवीनीकरण नहीं करेंगे इन 4 आयामों में, तो हम कुंद हो जाएंगे, हम प्रभावी नहीं रह पाएंगे। ये एक क्वाड्रेंट 2 गतिविधि है, जरूरी है पर अक्सर नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगती। हाँ, लगता है इसके लिए वक्त नहीं है। जबकि सच ये है कि इसी से बाकी सब कामों के लिए ऊर्जा और क्षमता मिलती है। कोवी रोजाना कम से कम 1 घंटा इन 4 आयामों के नवीनीकरण में लगाने की सलाह देते हैं। ये एक दैनिक निजी विजय है, डेली प्राइवेट विक्ट्री। हाँ, और यही हमें एक ऊपर की ओर जाने वाले चक्र पर ले जाती है, अपवर्ड स्पाइरल। निरंतर सीखना, फिर उस पर अमल करने का वादा करना और फिर उसे करना, फिर और सीखना और वादा करना और करना। ऐसे हम लगातार बेहतर होते जाते हैं।
तो संक्षेप में अगर देखें, हमने कोवी के प्रभावशीलता के सिद्धांतों की इस यात्रा में समझा कि कैसे चरित्र की नींव पर निर्माण करना कितना जरूरी है, अपने नजरिए, अपने पैराडाइम्स को समझना और जरूरत पड़ने पर बदलना। सिद्धांतों को अपना केंद्र बनाना। हाँ, और फिर उन 7 आदतों का अभ्यास करना। पहले निजी विजय, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना और पहली चीजों को पहले रखना। फिर सार्वजनिक विजय, जीत जीत सोचना, पहले समझना फिर समझाया जाना और सिनर्जी पैदा करना। और अंत में इन सब को बनाए रखने के लिए लगातार आरी तेज करते रहना, अपना नवीनीकरण करना। ये सब मिलकर हमें ज्यादा असरदार बनाते हैं। और सबसे बड़ा संदेश शायद वही है, अंदर से बाहर, इनसाइड आउट अप्रोच। सच्ची सफलता और खुशी बाहरी तकनीकों या दूसरों को बदलने की कोशिश से नहीं आती। वो अपने अंदरूनी चरित्र, अपने सिद्धांतों और अपनी आदतों को विकसित करने से आती है। और वो पीपीसी संतुलन। हाँ, पीपीसी बैलेंस, नतीजे और नतीजे पैदा करने की क्षमता, इन दोनों के बीच संतुलन साधना, ये हर क्षेत्र में कामयाबी की कुंजी है, चाहे वो काम हो, सेहत हो या रिश्ते हो। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सबके लिए। जरूर। अगर आज कोई इन आदतों में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पर लगातार किया जाने वाला बदलाव अपनी जिंदगी में लाए, तो वो एक कदम, वो एक चीज उनकी प्रभावशीलता को कैसे बदलना शुरू कर सकती है? शायद वही एक चीज जिसका जिक्र आदत 3 में है। सोचने वाली बात है। इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।